हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कोयले का मुख्य घटक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कार्बन। कोयले का मुख्य घटक है कार्बन। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोयले का मुख्य घटक कार्बन है जो इसे दहनशील बनाता है। इसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे अन्य तत्व भी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। कोयले की गुणवत्ता कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है, जैसे कि एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है और 87% अधिक कार्बन होता है। अगला सवाल है, किस खेल में ड्यू शब्द का प्रयोग होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टेनिस। टेनिस खेल में ड्यूज शब्द का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ड्यूज शब्द टेनिस खेल से संबंधित है, जिसका मतलब है स्कोर 40-40 की बराबरी पर हो और गेम जीतने के लिए खिलाड़ी को लगातार 2 अंक जीतने होते हैं। पहले अंक को एडवांटेज कहा जाता है। यदि एडवांटेज वाला खिलाड़ी अगला अंक जीतता है तो वह गेम जीत जाता है, और यदि वह अंक हार जाता है तो स्कोर फिर से ड्यूस हो जाता है। अगला सवाल है, हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेट टकराव से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्लेट टकराव। टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से होता है। हिमालय का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से होता है और यह प्रक्रिया आज भी जारी है, जिसमें हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। अगला सवाल है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्थान न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका में। निर्माण का समय 1949 से 50 में निर्मित हुआ और 9 जनवरी 1951 को 9 जनवरी 1951 को खुला। मुख्य कार्यालयों के अलावा जिनेवा, नैरोबी और वियना जैसे अन्य शहरों में भी इसके महत्वपूर्ण कार्यालय हैं। अगला सवाल है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। वह एक यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और उन्होंने मौर्यकालीन भारत का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। मूल प्रकाशन 1882 में उपन्यास आनंद मठ में, और राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति इसको मिली 1950 में। पहली बार कब गाया गया? तो 1896 में। कहाँ पे गाया गया? तो कलकत्ता में। और कलकत्ता में किसके अधिवेशन में? तो कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में, और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं की आयु 120 दिन होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाल रक्त कोशिका का जीवन काल औसतन 120 दिन यानी कि लगभग 4 महीने होता है, जिसके बाद ये पलीहा और यकृत में टूट जाती है और इसका पूर्ण चक्र हो जाता है। ये अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनती है और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, और लगभग 120 दिन बाद क्षतिग्रस्त होकर परिसंचरण तंत्र से हटा दी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह नेपाल और चीन तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यमुना नदी। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ताजमहल का स्थान यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर आगरा में उत्तर प्रदेश में। निर्माण, इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था और निर्माण वर्ष, इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ था। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी हाई कोर्ट कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोलकाता। भारत की सबसे पुरानी हाई कोर्ट कोलकाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय, भारत की सबसे पुरानी हाई कोर्ट कोलकाता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। 1 जुलाई 1862। अगला सवाल है, जनगण मन किस भाषा में लिखा गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाली में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, बंगाली। जनगण मन बंगाली भाषा में लिखा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जनगण मन मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जिसकी रचना नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और बाद में 24 जनवरी 1950 को इसके हिंदी संस्करण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, ब्लैक होल किसके कारण बनता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण। ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण के कारण बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ब्लैक होल तब बनते हैं जब बहुत तारे अपने जीवन के अंत में अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की ओर ढह जाते हैं, यानी कि कोलैप्स हो जाते हैं, जिससे एक सुपरनोवा विस्फोट होता है और तारा एक अनंत घनत्व वाले बिंदु में सिमट जाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी बच नहीं सकता। अगला सवाल है, रेशम किससे प्राप्त होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीड़े से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कीड़ा। रेशम कीड़ा से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रेशम मुख्य रूप से रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। ये कीड़े अपने कोकून बनाते हैं, जिसमें से रेशम के धागे निकाले जाते हैं और आम रेशम शहतूत के पत्तों पर पलने वाले रेशम के कीड़े के कोकून से मिलता है। विश्व के सबसे बड़े रेशम उत्पादक देश हैं चीन। पहले नंबर पे चीन आता है और दूसरे नंबर पे भारत, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड और ब्राजील जैसे देश आते हैं। विश्व के सबसे बड़े रेशम उत्पादक देश को देखें हम लोग, जिसमें चीन, भारत, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड और ब्राजील जैसे देश आते हैं। अब राज्यों के बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़े रेशम उत्पादक राज्य हैं, पहले नंबर पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य आते हैं, जो भारत के रेशम उत्पादन में मिलकर 80% से अधिक का योगदान करते हैं। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर कितनी लंबाई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 40,000 किलोमीटर। भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है और यह पृथ्वी का सबसे चौड़ा हिस्सा है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर में स्थित है। अगला सवाल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओएस। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य उदाहरण है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंध करता है। दूसरा देख लेते हैं, ऐप यानी कि एप्लीकेशन। ये अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए बनाए गए प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, फोटोशॉप, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। गेम, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है।
मीडिया की बात करें तो यह सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं बल्कि डेटा या सामग्री जैसे कि गाने वीडियो का एक प्रकार है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चक्रवात किस क्षेत्र में बनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समुद्र। चक्रवात समुद्र में बनते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रमुख क्षेत्र जहां चक्रवात बनते हैं, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भारत के लिए प्रमुख है। भारत के लिए प्रमुख जगह है जहां पे चक्रवात बनते हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। पश्चिमी प्रशांत महासागर जिसमें फिलीपींस, जापान, चीन के पास टाइफून, इसका नाम है टाइफून तूफान। इस तूफान का नाम है टाइफून, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनते हैं, जिसमें फिलीपींस, जापान और चीन के पास एक होता है। जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में चक्रवात बनते हैं उसका नाम है टाइफून। अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर, इसमें आता है अमेरिका और कैरेबियन को प्रभावित करते हैं। अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर अमेरिका और कैरेबियन को प्रभावित करते हैं। तूफान या हैरिकेन, इस चक्रवात का नाम तूफान या हैरिकेन हो जाएगा, जो अमेरिका और कैरेबियन को प्रभावित करते हैं। अगला सवाल है, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1965 से 1968। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1965 से 68। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965 से 68 में हुआ, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उद्देश्य, ग्रीन रिवॉल्यूशन का उद्देश्य अधिक उपज देने वाली किस्मों HYV उर्वरक और बेहतर सिंचाई के लिए उपयोग से कृषि उत्पादन खासकर गेहूं और चावल का बढ़ाना था। इसके जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला सवाल है, बिजली मापने का यंत्र क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एम मीटर। बिजली मापने का यंत्र एम मीटर हो जाएगा। इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एम मीटर यह विद्युत धारा यानी कि करंट को मापता है, और स्पीडोमीटर यह वाहन की गति यानी कि स्पीड को मापता है, और बैरोमीटर यह वायुमंडलीय दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। थर्मामीटर यह तापमान को मापता है यानी कि टेम्परेचर को मापता है। अगला सवाल है, पानीपत किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युद्ध के लिए। पानीपत युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में, और दूसरी 1556 और तीसरी 1761 में। पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर यानी कि बैरम खान और हेमू के बीच, जिसने मुगल शासन को मजबूत किया। तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जो मराठा शक्ति के लिए एक बड़ा झटका था। अगले सवाल एवं अंतिम सवाल है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षता। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, सापेक्षता का। अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत प्रसिद्ध है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।